देखो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि सुबह सुबह उठ के रॉ लाइव देखो तो ज़्यादा दिमाग खराब होता है 5:30 बजे अगर शो बेकार है। अभी जैसे शो हो गया उसके बाद हमने उठ के आराम से देखी नींद वगैरह पूरी करके और शो बेकार भी है तो दिमाग ज़्यादा खराब नहीं होता। और ये बात मुझे तब समझ में आ रही है अब जब मैं रॉ को लाइव नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या होना है शो पर। देखो अब आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में, रॉ के बारे में तो बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन रॉ इतनी अच्छी नहीं है कि सिर्फ रॉ के बारे में ही बात करें, क्योंकि फिर मेरे को भी मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। तो कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी, जैसे रोमन रेंस की क्या स्ट्रैटेजी है, समर स्लैम के टिकट्स के बारे में, समोआ जो के बारे में कुछ बहुत बड़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक जरूर कर दो। मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं सबसे पहले, और शुरुआत में हमको एलेक्सा ब्लिस अपने प्लेग्राउंड से देखने को मिलती है, जो कि अभी शेना बेजलर के साथ पिछले हफ्ते जो कांड हुआ उसी को एक तरीके से समराइज कर रही होती हैं। नाया जैक्स आ जाती हैं बीच में, कहती हैं यार हम तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब तुम ये क्या कर रही हो। इस पर एलेक्सा ब्लिस का जवाब होता है दोस्त हम तो कभी भी दोस्त नहीं थे, उल्टा यहाँ पर चैलेंज वगैरह देने वाला सीन हो गया। और यहाँ से मैच जो है आज की मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल हो जाता है एलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स के बीच में। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब नहीं है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है एलेक्सा ब्लिस के अंदर और उनके प्लेग्राउंड के अंदर। इसके बाद अगला मैच आता है निकी क्रॉस वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच में, और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि शार्लेट फेयर को बहुत ज़्यादा खुंदक है कि निकी क्रॉस मुझे कैसे हरा सकती है, इसको मैं हरा के अपना जो रिकॉर्ड है ना उसको साफ करना चाहती हूँ। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका रिकॉर्ड और भी ज़्यादा बेकार होने वाला है, क्योंकि रिंग साइड पर रिया रिप्ली थी और वो रिंग साइड पर उन्हीं से उलझ गई। इतने में जो है काउंट आउट हो जाता है और निकी क्रॉस फिर से मैच जीत गई। निकी क्रॉस तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे पता नहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई उन्होंने अपना खिताब दर्ज करवा लिया हो। शार्लेट फेयर ने उनको ठोक दिया, लेकिन रिया रिप्ली ने आकर उनको भी ठोक दिया, क्योंकि आपको पता है हेल इन अ सेल का मैच है। तो यही स्टोरी लाइन उनकी चल रही है और शुरुआत में ही हमको विमेंस डिवीजन के रॉ पर सेगमेंट देखने को मिल रहा है। मैं उठा था रॉ देखने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया अब क्या हो रहा है। जैसे मैंने निकी क्रॉस की एंट्रेंस देखी मैं सो गया, उसके बाद मैंने नाम लगाया था 7 बजे का कि तब देखूंगा कुछ होगा, वरना फिर मैं सो ही गया, मतलब ठीक है ऐसा हुआ था। ये मैंने थोड़ी आपको अंदर की बातें बता दी अपने बारे में। नेक्स्ट मैच आता है जेफ हार्डी और मॉरिसन का, और जेफ हार्डी आज हार गए हैं, मतलब क्या बोलूं यार मैं इसके बाद, मेरे को पता नहीं समझ नहीं है। देखो रॉ पर ऐसी चीजें होती है ना कि उस पर डिस्कशन ही क्या होगा, तो रिजल्ट्स बताना हो रहा है और ये मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए फिर मैं सिर्फ और सिर्फ रॉ की वीडियो नहीं बना रहा। जेफ हार्डी आज भी हार गए मॉरिसन से, आज भी हार गए नहीं, आज भी हार गए, मतलब अभी जीत रहे थे सेड्रिक अलेक्जेंडर से, लग रहा था हाँ चलो अब हारेंगे नहीं, लेकिन मॉरिसन ने स्टारशिप पेन लगा के उनको हरा दिया। सेड्रिक अलेक्जेंडर आते हैं और कहते हैं भाई मैं तुमको अपना आइडल समझता था, अब मैं वैसा नहीं समझता। और यहाँ पे जेफ हार्डी का मैच सेड्रिक अलेक्जेंडर से हुआ, और क्या आप यकीन करोगे इस मैच में जेफ हार्डी का करियर ऑन द लाइन था। अगर जेफ हार्डी हारते तो वो प्रो रेसलिंग से रिटायर हो जाते। मतलब भाई जेफ हार्डी कोई लूल बंदा है क्या, तुमने उसका कैरेक्टर किसी भी आरे गहरे मैच में ऑन द लाइन रख दी, क्या हो रहा है, मतलब मुझे नहीं पता। वो तो खैर भला हो, मुझे फीलिंग आने लग गई थी ऐसे, क्योंकि मैंने रॉ बाद में जब देखी मुझे नहीं पता था क्या हुआ है मैच में, क्योंकि मैं तो सामने अपने देख रहा था, मतलब मैंने कोई स्पॉइलर नहीं लिया था क्योंकि लाइव जब मैं नहीं देख रहा था। तो जेफ हार्डी जीत गए भाई मैच को, मेरी को ऐसे धक धक हो गई कि भैया जेफ हार्डी हारेंगे तो नहीं, कहीं पता चला सेड्रिक अलेक्जेंडर से हार गए और गया करियर। तो ये चल रहा है भाई जेफ हार्डी के साथ, और बस अभी तक शो पर कुछ हुआ नहीं था ऐसा जो कि आपको ट्यून कर सके रॉ को लाइव देखने के लिए। ईवा मरी का डेब्यू, हाँ भाई क्या कह रही थी तुम, हम रेसल भी करेंगे, हम किसी के मैनेजर नहीं बनेंगे। तुमने बड़े उन इनसाइडर्स को दबोच लिया था जो कह रहे थे कि ईवा मरी को रेसल करवाने का कोई प्लान नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़ है ईवा मरी के साथ। ईवा मरी आई, एंट्री हुई और साथ में वो लेकर आती है NXT UK सुपरस्टार पाइपर निवेन को, और उनको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे मतलब उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ऐसे हमको दिखाया जा रहा है कि जैसे इनको तो हम जानते ही नहीं है। ईवा मरी के बदले उन्होंने रेसल किया अगेंस्ट नाओमी, वो जीत गई और अनाउंस खुद ईवा मरी ने किया कि इस मैच की विनर है ईवा मरी। मतलब तुम सिर्फ उसकी मैनेजर हो या पता नहीं क्या हो मुझे नहीं पता, मतलब ये था तुम्हारा डेब्यू ईवा मरी का इतने हफ्तों से जो तुम कर रहे हो। भाई शर्म कर लो थोड़ी, तुमको खुद नहीं समझ आता क्या भाई मंडे नाइट रॉ वालों कि तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा स्मैकडाउन भी देख लिया करो यार, वहाँ क्या होता है। भाई जैसी उम्मीद थी ना ईवा मरी के डेब्यू से वैसे ही हुआ है। मतलब मैं तो वैसे, मतलब मुझे ये सही नहीं लग रहा था कि उनको ज़्यादा हेट मिल रही है, लेकिन फिर यही होता है भाई। अब देखो अब क्या होने वाला है ईवा मरी के साथ, फैंस तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले और उनको ये चीज़ देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अब आती है शो पर पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज जिसको देखने में मजा आया, न्यू डे वर्सेस RK ब्रो का मैच। सबसे पहली बात तो मुझे लगा नहीं था कि मैच इतना अच्छा होगा जितना अच्छा डिलीवर हो गया, क्योंकि यूजुअली ना देखो रैंडी ओटन आपको पता है मेरे फेवरेट में है, रैंडी ओटन ज्यादा मेहनत नहीं करते वीकली शोज के ऊपर, वो बचाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को पेपर व्यू के लिए। लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी इस मैच के अंदर। रिडल तो अपने एथलेटिक मूव से अब हमको सबको अमेज करते ही हैं, बाकी न्यू डे हो गई तो रेसलिंग तो अच्छी होगी, तो ये सब हमको देखने को मिलता है सीन। और मैच से पहले ना रैंडी ओटन क्या देते हैं रिडल से कि भाई तू दूसरा रैंडी ओटन बनने की कोशिश मत कर, तू जो है वही रहे। रिडल को लगता है अच्छा, यानी कि मेरे अंदर खुद भी इतनी कैपेबिलिटी है कि रैंडी ओटन खुद कह रहा है कि रिडल बन के रहे, तो वो इससे खुश भी हो जाते हैं। फ्लोटिंग ब्रो के ऊपर किक आउट जरूर हुआ, लेकिन एंड में
जो है रैंडी ऑर्टन का जब RKO पड़ता है तो भाई फिर जवाब नहीं होता किसी के पास, और इस तरीके से रैंडी ऑर्टन और रिडल यानी कि RK ब्रो टीम जीत जाती है। एकमात्र चीज रॉ के ऊपर जिसको देखने में मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद आस्का और रिया रिप्ली का मैच होता है, और रिया रिप्ली अभी चैलेंज नहीं, डिफेंड करने वाली है अपना टाइटल हेल इन अ सेल में, तो ऑब्वियसली वो तो मैच हार नहीं सकती थी। आस्का को उन्होंने हरा दिया रिपटाइड लगाकर, लेकिन शार्लेट फेयर आती है अटैक करने रिया रिप्ली के ऊपर और दोनों के बीच ब्रॉल हुई। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं WWE ने कुछ सही किया है। दोनों के बीच जो ब्रॉल थी ना उसमें इंटेंसिटी दिख रही थी भाई। शार्लेट फेयर के फेशियल एक्सप्रेशन तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो पता नहीं कच्चा ही चपा जाएंगी रिया रिप्ली को यहाँ पर। तो दोनों को फिर सेपरेट करते ऑफिशियल्स आते हैं, काफी भीड़ भड़ाका सा होता है, तो ये सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन वही बात है भाई, घुमा फिरा के जब सेम तरीके के मैचेस हो रहे हैं तो फिर उसमें कहाँ ही इतना मजा आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है WWE ने ठीक ठाक तरीके से काम करने की कोशिश करी। इसके बाद मैच आता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स का। एलेक्सा ब्लिस काफी छोटी सी लग रही थी नाया जैक्स के सामने, ऐसा लग रहा था ये मतलब एक इतना बड़ा मॉन्स्टर, एक दूसरा टॉय, ऐसा सीन लग रहा था। नाया जैक्स ने काफी बार गिराया एलेक्सा ब्लिस को, लेकिन एंड में जो है एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विस्टेड ब्लिस लगा दिया था, पिन करने को वो जा रही थी, रेजिनाल्ड बीच में टपक गए, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। एलेक्सा ब्लिस ने गुस्से में देखा जरूर रेजिनाल्ड को, लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं और वो वहां से चली जाती हैं, तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और मुझे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद अगला मैच आता है एलायस वर्सेस जैक्सन राइकर का। एक बार फिर से जैक्सन राइकर तो ऐसे गुस्से में है जैसे भाई वो एलायस के साथ क्या कर देंगे। एलायस की फिर से फट गई, भाग गए और एक बार फिर से काउंट आउट के सहारे से जो है जैक्सन राइकर इस मैच में जीत चुके हैं। भाई इतना क्यों डर रहा है तू उस बंदे से, थोड़ा लड़ ले, तूने भी बॉडी वॉडी बनाई है, ऐसा कमजोर सा तो है नहीं। तो ये बड़ा मुझे वियर्ड सा लग रहा है इनकी स्टोरी लाइन में देखने के लिए। और बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि मेन इवेंट तो नहीं है लेकिन मेन इवेंट अभी बन जाएगा। एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच। सबसे पहले तो ये रैंडम सा मैच था, कुछ समझ नहीं आया तो यही मैच बुक कर दिया। अभी भी मैं यही कहूंगा, और जिस तरीके से हमने मैच इसमें कहानी देखी है क्लियरली ये पता लग रहा है अपना लाउंज लेके एंट्रेंस पर ही बैठे होते हैं बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स आते हैं और सीन ये बनता है कि एकदम से ड्रू मैकिंटायर मैच ज़्यादा लंबा भी नहीं चला है, क्लेमोर किक की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ऑमस जो है एजे स्टाइल्स को नीचे खींच लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉबी लैशली भी आगे बढ़ रहे हैं, तो मामला जो है बराबर करने के लिए वाइकिंग रेडर्स यहाँ पर आ जाते हैं रिंग साइड के ऊपर। उसके बाद फिर से जो है एजे स्टाइल्स और मैकिंटायर का मैच कंटिन्यू होता है, लेकिन रिंग साइड के ऊपर मैकिंटायर ने ना धो दिया लैशली को। अब लैशली उसके बाद क्या होते हैं, इसी मैच में इंटरफेयर कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब जो सिंगल्स मैच था वो 6 मैन टैग टीम मैच बन जाता है। वही WWE की हरकतें जो हमेशा रहती हैं। अब मैच हो गया ड्रू मैकिंटायर वाइकिंग रेडर्स वर्सेस एजे स्टाइल्स ऑमस एंड बॉबी लैशली का, और इतना मजा कुछ यहाँ पर आया नहीं मेरे को सही बताऊं तो। लेकिन हाँ, जो बड़ी चीज यहाँ से लगी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ड्रू मैकिंटायर ने जो है क्लेमोर किक लगा दी बॉबी लैशली को और पिन कर दिया है मंडे नाइट रॉ के ऊपर हेल इन अ सेल में चैंपियनशिप मैच से पहले। तो अब क्या इससे हमको ये क्लियर पता लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के कोई चांस ही नहीं है हेल इन अ सेल में जीतने का, क्योंकि जिस तरीके से बॉबी लैशली को आज दिखाया है पिटते हुए अपर हैंड, ऐसा लग रहा है कि हेल इन अ सेल में शायद बॉबी लैशली को ही मिलने वाला है और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी यहाँ पर जब ओमस और ड्रू मैकिंटायर आमने सामने आ जाते हैं, तो ओमस यहाँ भाई प्रोटेक्ट किया था उन्हें, तो ये देखकर एक अच्छा सा स्टे डाउन था। बाकी मंडे नाइट रॉ के हालात कैसे हैं वो आपको अभी तक समझ आ गए होंगे। खैर हम लोग अपनी अपडेट्स के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समोआ जो के बारे में। मैंने आपको बताया था कि समोआ जो रिलीज हो गए, WWE उनको लाने की तैयारी कर रही है, उनको परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट किया था। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है समोआ जो के बारे में। जैसे मैंने आपको कल बताया था NXT टेकओवर इनर हाउस के हमको एंड में क्या देखने को मिला था कि विलियम रिगल ने कहा था एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे इतने सालों से वो GM का रोल कर रहे हैं अब वो ये रोल नहीं करना चाहते। तो गाइस अपडेट ये है कि शायद उस रोल के लिए समोआ जो को कंसिडर किया जा रहा है और आपको NXT के ऊपर अथॉरिटी फिगर में समोआ जो देखने को मिल सकते हैं। आप बोलोगे हम तो समोआ जो को रेसल करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि स्टिल WWE ने क्लियर नहीं किया है समोआ जो को रेसल करने के लिए, लेकिन वो उनको टेलीविजन के ऊपर ला रहे हैं, तो NXT पर उनको रोल दिया जाएगा। अभी तक वो काम जो कि विलियम रिगल किया करते थे, तो पता नहीं इसको किस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह कि समोआ जो वापस आ जाएंगे, और वापस आ जाएंगे तो भाई फिर चांदी ही चांदी है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं और रोमन रेंस को लेकर क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी है स्मैकडाउन के ऊपर विंस मैकमैन की। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि रोमन रेंस कैसा है यार, भाई पिटता रहता है, हील है, इससे बड़े तो फेस में था, बहुतों को मार देता था। लेकिन गाइस यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा हील सुपरस्टार की बुकिंग हमेशा ऐसी होती है जहां पर उसको बड़ा बड़ा दिखाते हैं, लेकिन वो बड़ा दिखाने का रीजन होता है कि एक पॉइंट पर उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और इससे फिर फैंस को सेटिस्फैक्शन मिलती है हील को पिटता हुआ देखते हुए। लेकिन गाइस ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है WWE की विंस मैकमैन की रोमन रेंस के साथ, और उनकी बुकिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा रोमन रेंस को अपने हील रन पर प्रोटेक्ट ही किया जाएगा कि उनको डोमिनेटिंग फिगर दिखाया जाए,
फर्क नहीं पड़ता कि फैंस को सेटिस्फैक्शन मिले या ना मिले हील के पिटने से, लेकिन लॉन्ग टर्म में WWE के बड़े प्लान से रोमन रेंज को एज अ हील आने वाले कुछ साल में मैं कह सकता हूं बड़ा सुपरस्टार दिखाने के लिए। और ऐसा कुछ फील ना आप ड्रू मैकिंटायर से ले सकते हो, जब वो आए थे मेन रोस्टर के ऊपर अभी रिसेंटली जिगलर के साथ, तो उनको कैसे डोमिनेटिंग दिखा रहे थे, लेकिन हाँ वो तो सिर्फ एक छोटा सा पटाखा था, लेकिन आपको बड़ा धमाका जो है रोमन रेंज के साथ देखने को मिलेगा। तो ये रोमन रेंज के प्लान है, तो ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं कि रोमन रेंज पिटते क्यों है। आज स्टोरी लाइन में भाई थोड़ा बहुत तो पिटना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ WWE का प्लान नहीं है कि वो हील है तो रोमन रेंज को पिटता हुआ दिखा के बेचारा दिखा देंगे और जो है फैंस को फिर सेटिस्फाई करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और समर स्लैम के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं जाते जाते कि WWE ने पहले दिन पर 41,000 टिकट्स को अवेलेबल किया था, और जितनी टिकट्स अवेलेबल WWE ने की थी ऑब्वियसली सारी की सारी वो खरीदने के लिए नहीं आती, लेकिन जितना WWE ने स्लॉट ओपन किए थे वो टिकट्स जो है पहले दिन पर काफी धड़ाधड़ तरीके से जो है बिक रही हैं। आप बोलोगे 41,000, हम तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिकट्स, लेकिन गाइस अभी कुछ ही टिकट्स अवेलेबल हुई हैं, आने वाले टाइम पर शायद WWE इसकी कैपेसिटी बढ़ाएगी, तो भाई सेलिंग WWE की समर स्लैम के लिए काफी अच्छी हो रही है। लेकिन हमारे जो गाइस आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, and see you guys in my next video.